हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 3rd एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है। याओ याओ मिलने गई होती है लिंग को, जहाँ लिंग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ याओ याओ कहती है कि फाइनली मुझे तो जॉब मिल गई है, तुम कौन सी जॉब करने वाले हो। वो उसे कुछ अच्छे से रिप्लाई नहीं देता है, बात को टाल देता है। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ किसी और चीज के लिए आया हूँ। जब याओ याओ पूछती है किस चीज के लिए, तो वो उसे अपना स्केच निकाल कर दे देता है जो उसने उसके लिए बनाई थी। याओ याओ जब अपने स्केच को देखती है तो काफी खुश होती है। उसके कॉलेज टाइम का स्केच था, तो ये देखकर वो पुराने दिनों को याद करने लगती है। तभी लिंग याओ याओ से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉस हुआंग के बीच में लव स्टोरी है, क्या तुम उसे पसंद करती हो। याओ याओ ये सुन के कहती है मुझे पता है कि तुम्हें किस बंदरिया ने बताया है। उसके पेट में सच में कोई बात नहीं दिखती है, इसलिए उसने तुम्हें जो जो बताया ना मुझे बता दो। ये सुनने के बाद लिंग कहता है तो क्या वो सच कह रही थी। वो मना कर देती है कि नहीं, मेरी माँ थी ना, वो मुझे परेशान करी थी ब्लाइंड डेट पे भेज के, तो उनसे परेशान होकर मैंने एक रेडीमेड बॉयफ्रेंड बना लिया है। इस सुनने के बाद लिंग खुश हो जाता है, मतलब उसके लिए तो रास्ता साफ था ना अभी। तभी याओ याओ उससे एक फेवर मांगती है और इस फेवर के बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। दूसरी तरफ याओ याओ की मॉम को दिखाया जाता है जो अपने हॉस्पिटल की फ्रेंड्स को अपनी बेटी के किस्से सुना रही होती है कि मेरी बेटी तो बचपन से ही टॉम बॉय की तरह बिहेव करती है, वो तो प्यार व्यार के चक्करों से कोसों दूर है। पर उसकी फ्रेंड हंसते हुए कहती है पर उसका सन इन लॉ देखने में तो काफी ज्यादा हैंडसम है, उसको देख के तो कोई बुराई नहीं लगी। उसकी मॉम कहती है उसके सन इन लॉ पे तो उसे भरोसा है लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है। तो उसकी फ्रेंड्स उसको एडवाइस देती है कि क्यों ना वो उनकी शादी करा दे, क्योंकि एक बार शादी हो जाए तो प्यार अपने आप हो जाएगा साथ में रहते रहते। आखिर वो ठहरे बुजुर्ग, उन्होंने भी तो यही किया था, पहले शादी उसके बाद प्यार। वैसे आप क्या करना चाहते हैं। याओ याओ की मॉम को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि फिर से अपनी कमर में चोट लगा लेती है। दूसरी तरफ याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस की मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। अब जो उसने नेक्स्ट मीटिंग में कांड किया था उसकी भरपाई भी तो करनी थी। वो काफी अच्छे से संभाल रही होती है इस प्रेजेंटेशन को। फ्लैशबैक से पता लगता है कि उसने लिंग से जिस हेल्प की बात की थी वो यही थी। लिंग उसे सारी की सारी प्रेजेंटेशन बता रहा होता है और उसने एकदम कॉपी करके उसको सभी मेंबर्स के सामने प्रेजेंट कर दिया होता है। हुशेंग भी उसकी प्रेजेंटेशन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो हुशेंग उससे पूछता है कि ये जो प्रेजेंटेशन देकर आई हो ये किसने बताया था, खुद से तो तुम्हारे दिमाग में आया नहीं होगा। वो कहती है मैंने मेरे ओल्ड क्लासमेट से पूछा था, थोड़ा सा पूछा था, ज्यादा नहीं। पर वो यकीन नहीं मानता, वो कहती है सच में थोड़ा सा ही पूछा था। तभी याओ याओ को हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसकी मॉम की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई है। तो ये सुनने के बाद वो फटाफट हॉस्पिटल भागती है। हॉस्पिटल पहुंचकर उसे डॉक्टर से पता लगता है कि उसकी मॉम की कमर की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो अभी तक अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाई है। ये सुनने के बाद वो अपनी मॉम पे गुस्सा करने लगती है कि वो बूढ़ी हो गई है तो इतना ज्यादा हिलने डुलने की क्या जरूरत है। पर उसकी मॉम तो उल्टा उसी को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि वो छोटी थी तब से वो उसकी केयर कर रही है, अब थोड़ी बूढ़ी हो गई है तो नहीं हो पा रहा है उनसे। उन्हीं की गलती है जो उनका हस्बैंड उन्हें छोड़कर चला गया और उन्हें अकेले याओ याओ को पालना पड़ा। अब तो वो उसका ख्याल भी अच्छे से नहीं रख पा रही है। याओ याओ सच में इमोशनल हो जाती है और वो अपनी मॉम को ये सारी बकवास करने से रोक रही होती है। उसकी मॉम कहती है अब तो मेरी जिंदगी की बस एक आखिरी विश है कि तू शादी कर ले, एक अच्छे से लड़के के साथ सेटल हो जाए। मुझे होशंग सच में एक बहुत अच्छा लड़का लगता है, अगर मैं मरने से पहले तुम दोनों को साथ में देख लूं तो मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। याओ याओ उनकी ऐसी इमोशनल बातें सुन के पिघल जाती है और कहती है ठीक है तो मैं उससे इस बारे में बात कर लूंगी। याओ याओ के वहाँ से जाने के बाद उसकी मॉम अपना एक्टिंग मोड ऑफ करती है और अपनी फ्रेंड से कहती है बहुत मुश्किल था ये एक्टिंग करना। दूसरी तरफ याओ याओ को दिखाया जाता है जो सीधा हुआंग के पास जाकर उसे शादी का पूछ लेती है। बेचारा तो सुन के शौक रह जाता है। यहाँ उसकी मॉम को उसकी फ्रेंड दिलासा दे रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी कर लेगी शादी। एक्टिंग वैसे काफी जबरदस्त थी, वो भी खुश हो जाती है। यहाँ हुआंग को पता लगता है कि याओ याओ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। वो कहती है हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, फिल्मी लगेगा, लेकिन सिचुएशन जैसी हम दोनों की अभी है ये कॉन्ट्रैक्ट शादी हम दोनों को बचा सकती है। हुआंग उसकी बात मानते हुए कहता है ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस का नाम सुन के वो मुंह बनाने लगती है। वो कहता है जेन्युइन कंडीशन नहीं है और फिर वो उसे बताना स्टार्ट करता है कि पहला रूल ये है कि वो किसी को भी अपने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात नहीं बताएगी। वो ये मान जाती है। दूसरा रूल ये था कि शादी के बाद उसे फटाफट उसके घर पे ट्रांसफर होना पड़ेगा वरना लोगों को शक हो जाएगा। वो ये भी मान जाती है। नेक्स्ट डे उसके घर पहुंच जाती है। हुआंग उसे पूरा घर दिखा रहा था। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रही होती है। वो उसे तीसरा रूल बताता है। तीसरा रूल ये था कि वो साथ में एक रूम में स्टैंड नहीं करेंगे, पर अगर वो बहक जाएगी तो वो कुछ नहीं कह सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो दोनों वेडिंग गाउन चूज करने के लिए पहुंच चुके होते हैं। जहाँ याओ याओ को तो ये सारी चीजें वेस्ट लग रही थी, लेकिन वो कहता है कि शादी के रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। बहुत देर तक बहुत गाउन ट्राई करने के बाद फाइनली हुआंग को एक गाउन पसंद आ जाता है और वो उसे वही चूज करने के लिए कहता है बिना नखरे दिखाए। वो मान जाती है। उसके बाद वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि किस तरीके
लड़के का फोटो शूट करेंगे उनमें भी उनकी चॉइस मैच नहीं कर रही होती है। वहीं बाहर से नानकिंग गुजर रही होती है और उसकी नजर याओयाओ पे पड़ती है। ये देखकर वो फटाफट उसकी फोटो खींचने लगती है। अब इतना बड़ा ब्रेकिंग न्यूज जो मिल गया था उसे, वो फटाफट उसकी फोटो खींच के उसकी मॉम को सेंड कर देती है। यहाँ याओयाओ की मॉम हॉस्पिटल के बाहर बैठी हुई थी। जैसे ही उन्हें फोटो मिलती है वो तो काफी खुश हो जाती है कि फाइनली उनकी बेटी शादी करने वाली है। इधर उनका फोटो शूट चल रहा होता है। दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाने में, पर उन्हें चिपक चिपक के फोटो खिंचवानी पड़ रही थी। बहुत मुश्किल से खिंचवा रहे होते हैं। फोटो शूट के दौरान याओयाओ को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। हुआंग भी उसके पीछे पीछे निकल लेता है। हॉस्पिटल में उन तीनों को दिखाया जाता है। उन्हें डॉक्टर से पता लगता है कि उसकी मॉम भागती हुई पकड़ी गई है और उनकी कमर की कंडीशन और खराब हो गई है। याओयाओ को पता लग जाता है कि उसकी मॉम ये जानबूझ के कर रही थी बीमारी का नाटक। तो वो नानकिंग पे गुस्सा उतारने लगती है कि मेरी जासूसी करने का टाइम है, इनका ख्याल नहीं रख सकती थी या इनके झूठ में शामिल थी तुम। वो मना कर देती है कि उससे तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में, वो तो बस गुजर रही थी। उसकी मॉम उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि अब तो तुम शादी करने वाले हो ना, तो अब क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो ना। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही हुआंग कहता है कि कोई बात नहीं। याओयाओ की मॉम याओयाओ का ख्याल रखने को बोलती है हुआंग को। वो कहता है इसके आप चिंता मत करना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुआंग याओयाओ को अपने घर ले आया होता है और कहता है कि आज से तुम इस फैमिली की मेंबर हो तो तुम्हारा स्वागत है। वो गुस्सा करते हुए कहती है कि पता नहीं मेरी मॉम को तुम्हारे अंदर क्या अच्छा दिखता है, मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आता। ये सुनकर वो हंसने लगता है। वो कहता है हंस क्यों रहे हो, मैं कंफ्यूज हूँ, उन्हें क्या पसंद है तुम में। वो कहता है वैसे एक बात तो है, तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा स्मार्ट है। वो हंसने लगती है। तब इसके बैग में से एक बॉटल बाहर गिरती है। हुआंग जब उसे चेक करता है तो वो उससे पूछता है कि ये कौन सा परफ्यूम है ब्लैक कलर का। वो कहती है ये परफ्यूम नहीं है, इसको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, इससे दूर रहे। पर हुआंग कहाँ सुनने वाला था, वो स्प्रे कर लेता है अपनी आंखों में। उसकी आंखें जलने लगती है। वो कहता है ये कौन से देश का परफ्यूम है जो आंखें जला रहा है मेरी। वो बताती है ये परफ्यूम नहीं है बल्कि पेपर स्प्रे है, अपनी सेफ्टी के लिए लाई थी। फिर वो उसे चेक करने जाती है कि कहीं उसे सच में ज्यादा चोट तो नहीं लग गई है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बेचारा बेहाल होकर सोफे पर पड़ा होता है आराम से। यहाँ हमारी याओयाओ बैग में से एक औजार निकाल रही होती है। हुआंग को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक से एक औजार निकाल रही है। इतने खतरनाक वेपन को देखकर वो कहता है कि इनकी क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें मुझ पे डाउट है जो ऐसी चीजें कर रही हो। वो कहती है कि नहीं, ये तो बस अपनी सेफ्टी के लिए लाई है। वो तो बस उसे याद दिलाना चाहती है कि वो ऐसी वैसी हरकत का सोचे भी नहीं, वरना वो उसका हाल खराब कर देगी। वो भी उसकी हरकतों के आगे हार मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वो आधी अधूरी नींद में बाथरूम में खड़ी होती है। तभी हुआंग आकर उसके मुंह में उसको ब्रश ठुसाता है और कहता है कि ये काम का टाइम हो गया है तो जल्दी तैयार हो जाओ। लेकिन मैडम की तो आंखें नहीं खुलती हैं। जैसे ही हुआंग बाथरूम से बाहर जाता है वो फिर से लेट जाती है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। ऑफिस जाते टाइम पे याओयाओ साइकिल से जा रही होती है और वो कार लेकर उसके आगे से निकल जाता है। वो उसे डांट रही होती है कि कितना बेरहम है, साथ में लेके भी नहीं गया। दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो हुआंग सैलेड खा रहा होता है और उसने बाहर से ऑर्डर किया होता है तो वो स्पाइसी फूड खा रही होती है। हुआंग उसे डांटता है कि ऐसा अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए उससे रात को। वो कहती है हर दिन सलाद खाने से तो बेहतर ही है ना, और वो उसको टेस्ट कराने के लिए ले जाती है। लेकिन वो उसके फूड की बेइज्जती कर देता है कि ये बिल्कुल अनहाइजेनिक है, बहुत ज्यादा स्पाइसी और चीप क्वालिटी का है, तो वो इसे छुएगा भी नहीं। तो वो उसका सलाद छीनते हुए कहती है ठीक है फिर चलो मुझे ले चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में, एक काम करती हूँ मैं तुम्हें ले जाती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट में नजर आते हैं जहाँ वहाँ पर पहुँचने के बाद भी हुआंग की कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती। वो कहता है कि इतनी रात को इतना ऑयली खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो उसे डांट देती है कि बकवास बंद करो, खाने दो मुझे, अमीर लोगों को तो खाने का स्वाद का कुछ पता ही नहीं है। वो अपना फूड एंजॉय कर पाती कि उससे पहले वहाँ लिंग आ जाता है। वो लिंग को अपने पास बुला लेती है। लिंग को देखकर हुआंग को कुछ खास खुशी नहीं होती। लिंग कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी, आफ्टर ऑल ये तुम्हारी फेवरेट जगह है। वो उसके लिए खाना लेने चली जाती है। हुआंग को तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी लिंग उसके सामने बैठते हुए उससे कहता है कि तुम वही हो ना हुआंग, आयरस कंपनी के सीईओ। हुआंग उसे कहता है क्या तुम मुझे जानते हो? तो वो कहता है हाँ, आफ्टर ऑल मैं अभी नया ग्रेजुएटेड पर्सन हूँ जिसे जॉब की जरूरत है। आयरस एक टॉप लिस्टेड कंपनी है जिसके बारे में उसने थोड़ा सा होमवर्क करके रखा हुआ है अपना। हुआंग उसके क्लोज आते हुए कहता है कि पहले मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा हैंडमेड इटालियन स्टूडेंट है जो नया ग्रेजुएट हुआ है। मतलब हुआंग को लिंग के बारे में सब कुछ पता है। तो लिंग उसे साफ साफ कह देता है कि वो याओयाओ से दूर रहे। पर हुआंग उसे गुस्से में घूरते हुए कहता है ये तो मुझे कहना चाहिए, और वो उसे गुस्से में घूर ही रहा था। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।